मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12 नीट आईटी मेन आईटी एडवांस का मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है। छोटे छोटे पार्ट बचे हुए हैं। एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड देन यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। बहुत आसान सा है, क्वेश्चन मिल जाता है। नियरली 10 क्वेश्चन आ चुका है नीट आईटी मेन एडवांस में, एकदम आसान सा। कई जगह पढ़ा हुआ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक का मतलब हुआ कार्बन और मेटल। ये देखिए ऐसे ऑर्गेनो, ये वर्ड है ऑर्गेनिक और एम फॉर मेटल। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन, ठीक है। अगर कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ मेटल वो ऑर्गेनोमेटेलिक हुआ। यहाँ ऑर्गेनिक का मतलब हुआ कार्बन और ये है एम फॉर मेटल, ठीक है। ये कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ मेटल defined as organometallic compound. So compound in which carbon directly attached with metal. So आप लिख लेंगे compounds in which carbon atom directly attached with metal. Attached with metal. Is defined as organometallic compound. So directly attached with metal is defined as organometallic compound. Organometallic compound. तो एकदम सिंपल सा, ऑर्गेनिक और मेटल डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन और मेटल डायरेक्ट अटैच हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ। अब ये 3 टाइप्स के हम लोग डिफाइन करते हैं। एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक, दूसरा होता है पाई बॉन्डेड होता है, और थर्ड में होता है ये सिग्मा एंड पाई बोथ जिसके अंदर प्रेजेंट हो। सो अभी हम लोग फर्स्ट डिफाइन कर रहे हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड organometallic compound. So sigma bonded organometallic compound, sigma मतलब सिंगल बॉन्डेड, और सिग्मा बॉन्डेड हुआ सिंगल बॉन्ड। जो सिग्मा एंड पाई बॉडी में पढ़ते हैं वही चीज। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए, एग्जाम्पल ही तो बस पढ़ना है और वही एग्जाम में आता भी है। ऑर्गेनिक में जितने रिएजेंट आप पढ़े हुए हैं वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपको। और उसमें नंबर 1 जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आप लिख लीजिए, जैसे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। सो ऑर्गेनिक में खूब पढ़े हुए हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बोलते हैं आप आर और Mg और X बोल देते हैं ऐसे। सबसे छोटा सा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट लिखेंगे तो CH3 Mg और Cl ऐसे कर लीजिए। और बेटर फॉर्म में लिखना होगा तो ये CH3 ऐसे लिख लेंगे और Mg और Cl। और बेटर लिखना होगा तो बल्कि ये एक्चुअली आयनिक कंपाउंड है तो आपको लिखना चाहिए CH3 माइनस Mg प्लस प्लस और ये Cl माइनस। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, वो क्लोराइड पे निगेटिव, CH3 पे निगेटिव हो गया। ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कार्बन मेटल डायरेक्ट अटैच है। तो ये है, नेम भी चाहिए, नेम लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक जैसे पहले लिखा था ऑर्गेनिक मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, पढ़ा हुआ है ये। तो ये है आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये है सिग्मा बॉन्डेड, इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
ये है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हो गया सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आप पढ़े हुए हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जनरल फॉर्मूला RMgX, R में मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिख सकते हैं ऐसे। फ्रैंकलिन रिएजेंट अल्केन में तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप फ्रैंकलिन रिएजेंट यूज कर सकते हैं। RZNX फ्रैंकलिन रिएजेंट। पूछा जाता है कि क्यों ऑर्गेनोमेटालिक है, तो इसके चलते ऑर्गेनोमेटालिक है, ऑर्गेनिक और मेटल। पूछा जाता है पेपर में, तो एकदम आसान से वो देखेंगे, 1 सेकंड में बना लेंगे। सेकंड है फ्रैंकलिन रिएजेंट। पढ़े हुए फ्रैंकलिन रिएजेंट RZNX। कुछ भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। R में यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 ZnCl ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे H3C और माइनस Zn प्लस प्लस Cl माइनस। नेम लिखिए इसका, लिखिए नेम। आपने नेम लिखा है इसका। मैंने आपको वर्क दिया था कि इसका नेम लिखने के लिए, तो मिथाइल और जिंक क्लोराइड। सो पहले ऑर्गेनिक, जैसे नेम है ऑर्गेनोमेटालिक, तो ऑर्गेनिक मेटल, फिर उसके बाद NI। सो यहाँ नाम लिख लेंगे, यहाँ पे मिथाइल और जिंक क्लोराइड। हो गया ऑर्गेनोमेटालिक, ये है ऑर्गेनोमेटालिक। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये हो गया फ्रैंकलिन रिएजेंट। नेक्स्ट, ऑर्गेनोमेटालिक में भी वो सिग्मा बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। CH3 का होल ट्वाइस जिंक, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल जिंक। ये डाई मिथाइल जिंक, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आ जाएगा। सो आप इसको लिख सकते हैं डाई और मिथाइल जिंक। चेक कर सकते हैं आप, CH3 माइनस Zn प्लस प्लस और CH3 माइनस ऐसा, ये कार्बन साइड है डायरेक्ट, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सो ये है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनोमेटालिक में कैसा, तो आपको सिंपल आंसर सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। नेक्स्ट, फोर्थ, वो जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते थे टेट्राइथाइलेट, या इनऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं, वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। TEL टेट्राइथाइलेट, वो भी ऑर्गेनोमेटालिक में आ जाएगा। सो TEL फेमस कंपाउंड, एंटी नॉकिंग कंपाउंड। सो TEL इज कॉल्ड टेट्राइथाइलेट, E4 इथाइल और लेड। सो टेट्रा इथाइल, सो C2H5 का होल 4 टेट्रा इथाइल और लेड, ये है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में। टेट्राइथाइलेट एंटी नॉकिंग कई जगह पढ़ा हुआ आपका। सो आप यहाँ पे फिगर बनाना चाहेंगे, CH3 और CH2 और ये लेड CH2 CH3। सो CH2 CH3, ये है CH2 और CH3। चेक कर लेंगे, ये सेट देखेंगे तो ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक हुआ, कार्बन और मेटल। तो ये है सेट ऑर्गेनोमेटालिक में। तो इस तरह लिख सकते हैं सब सिग्मा बॉन्डेड, सारा तो पढ़ा हुआ एग्जाम्पल है, कोई नया थोड़ा है आपका। एग्जाम IIT में आया था लिथियम सोडियम, मिथाइल सोडियम, मिथाइल लिथियम पूछा हुआ था। मिथाइल लिथियम ऐसे नेम से भी पूछा जाता है, मिथाइल, मिथाइल और लिथियम, ऐसे मिथाइल लिथियम हो गया।
तो मिथाइल लिथियम में जैसे हुआ यहाँ पे आप मिथाइल लिखेंगे यहाँ CH3 और माइनस, और लिथियम, लिथियम में प्लस चार्ज, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट फिक्स है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 और Li, तो बोल सकते हैं ऑर्गेनिक और मेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया। सो ऑर्गेनिक हो, डायरेक्ट अटैच हो मेटल से, तो ऑर्गेनोमेटेलिक, सारा ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ पहले से। तो पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा स्कैन करके। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। 6 में जैसे एग्जाम में अगर ये है ऑर्गेनोमेटेलिक है, बट अगर उसमें ऐसे लिखा रहेगा और ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। आप ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसे हो गया और लिथियम प्लस, ये मेटल नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन अटैच है लिथियम से, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक में कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ मेटल, सो ये ध्यान रखना है, नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक में ये नहीं आएगा। तो रहता ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, पहचानने के लिए पूछा जाता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक पहचानिए। मान लीजिए ऐसे लिखा रहेगा CH3 या आपको C2H5 होल थ्राइस और एल्युमिनियम, ऐसे लिखा रहेगा, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। ध्यान रखना, ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, क्योंकि ये आप इसकी बॉन्डिंग देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, C2H5 आएगा और O माइनस, फिर से यहाँ C2H5 और O माइनस, फिर से यहाँ देखेंगे तो C2H5 और O माइनस, और यहाँ बॉन्डिंग देखेंगे तो एल्युमिनियम 1 2 3 ऐसा हो गया। तो नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक, ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक। सो ये ऑप्शन में पूछा भी जाता है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है आपको। नेक्स्ट, और बट अगर उसी में एग्जाम्पल में ऐसे लिखा रहे C2H5 का होल थ्राइस एल, ऐसे लिखा रहेगा, तो ये है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक में आ जाएगा, ये रहेगा, ये कार्बन से डायरेक्ट अटैच है मेटल, तो ये है ऑर्गेनोमेटेलिक। और वो भी सिग्मा बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 और CH3, ये है सिग्मा बॉन्डेड, और CH2 CH3, और यहाँ पे है CH2 CH3, हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक। देखिए हो गया, वो ऑक्सीजन के चलते नहीं होगा। तो सिंगल बॉन्डेड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारा पढ़ा हुआ आपका। नेक्स्ट पाई बॉन्डेड करते हैं, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड में 3 एग्जाम्पल है, वही पूछा ही जाता है, उसी से आपको रिलेट करना है। सो नेक्स्ट इज द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड में देखिए एक 3 एग्जाम्पल है, वही पेपर में रहता है। फेरोसिन एक लेना है, नंबर 1 में फेरोसिन, ऐसे नंबर 1 फेरोसिन। सो फेरोसिन, फेरोसिन पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। फेरोसिन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आयरन रहेगा Fe, और यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे, एक ईटा टक्कर के सिंबॉलिक फॉर्म चलता है वो उसका, और इस पे पावर रहेगा 5, ऐसे रहेगा, और लिखा होता है यहाँ पे C5 और H5 का होल ट्वाइस, ऐसे। ये है फेरोसिन, ठीक है। मीनिंग मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है। ये बस एक सिंबॉलिक फॉर्म है कि ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये इसका एक सिंबॉलिक बस फॉर्म है, और ये आयरन है और C5H5 होल ट्वाइस है। देखिए मैं समझाता हूँ ब्रेक कर करके।
इसको जब आप ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो ये आयरन आयरन हो जाएगा ऐसे +2, और ये है C5H5 और माइनस, फिर से यहाँ हो जाएगा C5H5 माइनस, ऐसे हो गया इस टाइप, ये ठीक है। अगेन फिर से ब्रेक करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं C5 और H5 माइनस, फिर लिख सकते हैं आयरन आयरन हो गया +2, ठीक है, और फिर यहाँ लिख सकते हैं C5 और H5 और माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट C5H5 माइनस को आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप एक बार रीडिंग देख लेंगे, ऐसे इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आयरन हो गया, ये +2 हो गया, और इसको भी प्रेजेंट करने का तरीका यही है, ऐसे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड है आपका प्रेजेंटेशन का, आप पढ़े हुए हैं, देखिए आप जानते हैं इसके बारे में सब चीज़ पढ़े हुए हैं कि ये एक्चुअली इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 नहीं है, 6 है, और यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है। इसका हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो सारे sp2 हैं, यहाँ भी हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो सारा sp2 है। पाई इलेक्ट्रॉन 6 और साइक्लिक होने के चलते ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है, और ये भी एरोमेटिक, तो पढ़ा हुआ एरोमेटिक आपको एक तो नहीं 100 एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं, 100 पढ़ चुके हैं एरोमेटिक का, तो एक तो एग्जाम्पल नहीं। तो ये एरोमेटिक है, वो भी एरोमेटिक है, और आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, आप इसको पूरा निगेटिव को अंदर ले सकते हैं और रिंग बना सकते हैं। यहाँ आप आयरन को लिख सकते हैं +2, और आप इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से बना सकते हैं ये ऐसे। सो दो निगेटिव है, दो निगेटिव को प्रेजेंट करने का ये मेथड, और दो पॉजिटिव है उसको प्रेजेंट करने का ये मेथड है। और अब फेरोसिन को फाइनली आप जब प्रेजेंट करेंगे तो उसका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे रहेगा। तो अब आप फिगर को अच्छे से समझ सकते हैं, ये है रिंग, एक निगेटिव और आयरन है, आयरन में 2 पॉजिटिव, एग्जैक्टली सेम नीचे भी ऐसे ही करना है, और ऐसे कर करके ऐसे कर लीजिएगा, और ये दोनों के बीच में ऐसे जॉइंट कर लीजिएगा। देखिए 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव ऐसे फ्यूज कर गया। देखिए यहाँ पे आयरन डायरेक्ट अटैच है कार्बन से, आयरन डायरेक्ट अटैच है कार्बन से, और ये जो रिंग है वो पाई बॉन्डेड एरोमेटिक है, एरोमेटिक हो गया, ये पाई बॉन्डेड हो गया, ठीक है। तो इसी को साइंस में बोलते हैं, ये जो कंपाउंड देख रहे हैं फेरोसिन, ये फेमस पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो ये है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, हो गया। तो एकदम इजी सा फेरोसिन, ये है प्रेजेंटेशन। तो कैसे लिखना है, ये जस्ट कोडिंग है इसको बताने के लिए कि ये पाई बॉन्डेड कंपाउंड है और ऑर्गेनिक मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है फेरोसिन। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है डाइबेंजीन क्रोमियम, जो कि बहुत आसान है। सो नेक्स्ट डाइबेंजीन क्रोमियम। सो सेकंड एग्जांपल है इसमें डाइबेंजीन क्रोमियम। सो डाइबेंजीन क्रोमियम फिगर बनाएंगे तो ये क्रोमियम 6C6H6 होल ट्वाइस, ये है, ठीक है। ये कोडिंग हो गया, ये तो कोडिंग है कि 6 कार्बन का रिंग है, ठीक है। और कोडिंग को आप जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा, ये बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ क्रोमियम कर लेंगे और नीचे भी यहाँ बेंजीन रिंग, और आप देखेंगे ऐसा, इस तरह से ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये साइंस का कहलाता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं कि ये सैंडविच बर्गर टाइप का हो गया, कि एक ब्रेड का लेयर ऊपर, दूसरा ब्रेड का लेयर नीचे, और बीच में कुछ जो पोटैटो जो होते हैं आपको फ्राइज पोटैटो वो यूज किया जाता है। तो उसी तरह से ये आप एक सैंडविच सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है पाई बॉन्डेड, ये बस एक सिंबॉलिक फॉर्म है कि कंपाउंड जो है ऑर्गेनोमेटेलिक और भी पाई बॉन्डेड है। तो जैसे मैंने उसको समझाया उससे एकदम इजी, एकदम आसान है। तो ये भी ऑर्गेनिक और मेटल डायरेक्ट अटैच है, तो इसको भी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, ये हो गया।
नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड, थर्ड पढ़े हुए हैं। थर्ड कंपाउंड आपका पढ़ा हुआ है जैसे सॉल्ट, डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है नीट मेडिकल में आपको। सो प्रेजेंट करते हैं के प्लेटिनम Cl3 और C2H4 ऐसे प्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ब्रैकेट बंद कर लीजिए। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +2, चेक करके देख लीजिए। आप इसका प्रेजेंटेशन करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे तो प्रेजेंट करने का तरीका है पोटेशियम, पोटेशियम चार्ज +1 ऐसे ब्रैकेट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लोरीन लीजिएगा और लिगेंड ये डोनेट करेगा, ये हुआ प्लेटिनम और क्लोरीन यहाँ भी है वो डोनेट करना है। 3 लिगेंड है तो तीनों साइड से डोनेट करेंगे। और C2H4 आप पढ़े हुए हैं कि पाई डोनर लिगेंड कहलाता है। C2H4 पाई डोनर लिगेंड, तो वो क्या करेगा कि अपने पाई बॉन्ड को डोनेट करेगा ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर तो है नहीं, तो वो पाई बॉन्ड को डोनेट करेगा कुछ इस तरह से। पाई बॉन्ड ऐसे डोनेट करेगा, ये पाई डोनर लिगेंड कहलाता है ये। और इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो इस कंपाउंड के ऊपर टोटल माइनस चार्ज। आप चेक कर सकते हैं, ये हुआ आपका। इसको देखेंगे आपकी ये ऑर्गेनिक कार्बन और ये मेटल ऑर्गेनो मेटालिक, वो भी पाई बॉन्ड डोनेट कर रहा है, तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। सो ये है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये हो गया। तो पाई बॉन्डेड में यही है, ये 3 एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जाता है आपको। ये कोडिंग है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, कोड है जो आपको प्रेजेंट करना है पाई बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिग्मा एंड पाई, दोनों सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो थर्ड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके बारे में 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। मेटल कार्बोनाइल कर लीजिए, जितने साइंस के मेटल कार्बोनाइल आप पढ़े हुए हैं वो सब यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हैं। सो इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा ऑल मेटल कार्बोनाइल। सो मेटल कार्बोनाइल्स जितना भी आप जानते हैं लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए। NiCO4 आप पढ़ चुके हैं, इनमें बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं, कई बार आप डिस्कस कर चुके हैं। मेटल कार्बोनाइल NiCO4 FeCO5 क्रोमियम CO6 मैंगनीज होल ट्वाइस और CO10। सो 1 2 और 10, ठीक है। कोबाल्ट होल ट्वाइस CO8 पढ़े हुए हैं आप सबका बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं, ड्राइंग पढ़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि मेटल कार्बोनाइल में कि ये अगर मेटल है और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, सो ये जो यहाँ से बॉन्ड बनाया सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये लिगेंड है। सो बदले में आप पढ़ चुके हैं क्लास में साइंस में कि सिनर्जिक बॉन्ड, द बैक डोनेशन बॉन्ड, बदले में मेटल भी कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ऐसे डोनेट कर देता है। तो ये देखिए सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कार्बन ऑर्गेनिक और मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसके बारे में सब चीज़ पढ़ा हुआ है, इसके तो 2 क्लास लिया हुआ मैंने और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यही है, एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, छोटा छोटा टॉपिक ही है।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एकदम आसान सा छोटे छोटे रूल्स हम लोग सेंट्रल मेटल के लिए और लिगेंड के लिए हम लोग प्लान करते हैं और उससे स्टेबिलिटी अरेंज करते हैं। सो छोटा सा पॉइंट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो नंबर 1, कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया K4 और Fe और यहाँ पे ले लिया Cn और होल 6 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। सो ये जो आयरन है, आयरन को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ये है सेंट्रल एटम। आयरन जो हुआ सेंट्रल मेटल। सो आयरन जो देख रहे हैं वो सेंट्रल मेटल हुआ। सेंट्रल मेटल लुईस एसिड आप जानते हैं, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर। सो ये है आप सेंट्रल मेटल जो होता है एक्सेप्टर, शुरू से पढ़ रहे हैं, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर। ये लोन पेयर का एक्सेप्टर है। सो इसको आप बोलते हैं कि ये एक सेंट्रल मेटल जो हुआ वो लुईस एसिड होगा। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल जो आयरन देख रहे हैं, आयरन सेंट्रल मेटल हुआ, वो एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर है, वो लुईस एसिड है। और आप एसिड बेस कई जगह पड़े हुए हैं, बॉन्डिंग में, इनऑर्गेनिक में, पीरियोडिक टेबल में, कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो हुआ किसी का भी, लुईस का भी एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड जो है प्रोपोर्शनल टू होता है ऑक्सीडेशन नंबर। सो जितना अच्छा एसिड रहे, जितना अच्छा सेंट्रल मेटल रहे, उतना अच्छा कॉम्प्लेक्स होगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए दो लोग हैं, एक सेंट्रल मेटल और दूसरा है लिगेंड। सो सेंट्रल मेटल लुईस एसिड है जो एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर है, तो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड का मतलब होता है हाई ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ आप जो आप देख रहे हैं उसको अपने से रिलेट करिए पुराने टॉपिक से। तो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड या हाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड लिखे, फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, हाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल फॉर्म्ड मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो आपको सेंट्रल मेटल को देखना है। सेंट्रल मेटल एक अच्छा सा लुईस एसिड है, जितना बेस्ट रहेगा, बेस्ट का मतलब होता है हाई ऑक्सीडेशन नंबर, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक छोटा सा पॉइंट ये सेंट्रल मेटल के लिए। सो इससे आपको मान लीजिए क्वेश्चन बनाते समय कुछ ऐसे आ रहा है कि अगर आपके पास K4 हो गया और Fe और CN6 हो गया, एक कॉम्प्लेक्स ये है, और एक कॉम्प्लेक्स हो गया K3 और यहाँ आ गया Fe और यहाँ हो गया CN6 हो गया, मान लीजिए दूसरा कॉम्प्लेक्स ऐसा है। ठीक है, आप देखेंगे सेंट्रल मेटल का, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लीजिए, यहाँ +2 आ रहा है, और यहाँ सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करेंगे तो +3 आया यहाँ सेंट्रल मेटल का। ठीक है, तो एक में +2 है, दूसरे में +3 है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वो अच्छा सा लुईस एसिड होगा। सो आप जानते हैं कि एसिडिक, सो लुईस एसिड जो होगा वो आयरन +3 अच्छा एसिड है कंपेयर टू आयरन +2। सो स्टेबिलिटी जो हुआ कॉम्प्लेक्स का, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में जो है वो K3 Fe CN6 मोर स्टेबल है K4 Fe CN6। ये है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, सिंपल सा रूल। सो सेंट्रल मेटल लुईस एसिड है, जितना अच्छा हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ करेंगे उतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बनेगा। कभी कभी अगर मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए, उस केस में तो कहीं ना कहीं से हम लोग पुराने टॉपिक से रिलेट करेंगे उसको।
बहुत कम क्वेश्चन मिलता है इसका, बट फिर भी आपको जानना है कि मान लीजिए आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं और ऐसा आ गया कोबाल्ट हुआ और यहाँ पे NH3 है और होल 6 है और Cl3 है और साथ में यहाँ पे क्रोमियम है और NH3 होल 6 है और Cl3 है। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स में सेम लिगेंड है, सेम आपका क्लोराइड है, एनायन है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। अब हम लोग प्लान करेंगे कि कैसे हमें इनको स्टेबिलिटी बढ़ाना है। तो एकदम आसान सा आप पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं से रूल पहचाने। पीरियोडिक टेबल चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि स्कैंडियम हुआ, पोटेशियम कर लीजिए, कैल्शियम कर लीजिए, स्कैंडियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, वैनेडियम हुआ, क्रोमियम है, मैंगनीज हुआ, आयरन है, कोबाल्ट है, यहाँ पे निकल है, कॉपर है, जिंक है, सब आप जानते हैं इधर। ठीक है, ये पैटर्न होता है, आप पढ़े हुए हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में ये पैटर्न होगा रेडियस का, रेडियस। ठीक है, जिधर रेडियस जाता है, आप एक बार नहीं 10 बार कम से कम कॉपी में लिखे होंगे, जिधर रेडियस जाएगा उस साइड में आयोनिक जाता है, रेडियस का, आयोनिक का और बेसिक का। तो ये तीन प्रॉपर्टी इस साइड में, रेडियस, आयनिक और बेसिक, ये जस्ट ब्लैक कलर के एरो की तरफ। अगर हमें एसिडिक चाहिए तो बेसिक का उल्टा हमें चाहिए एसिडिक। तो एसिडिक हमें इस पैटर्न में फॉलो करना है। तो मेरे पास कौन है, एक कोबाल्ट हुआ और एक क्रोमियम हुआ। तो कोई ना कोई अपना रोल कहीं ना कहीं से तो पहचान ही लेंगे कि क्योंकि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गया, तो जो ज़्यादा एसिडिक रहेगा वो अच्छा सा आपका कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो आप पढ़े हुए हैं कि रेडियस, जिधर रेडियस जाएगा उधर आयनिक होता है, बेसिक होता है, और उसके उल्टा जो होता है एसिडिक हुआ, कोवलेंट हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हुआ। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि एसिडिक, जो एसिडिक है वो कोबाल्ट +3 मोर एसिडिक देन कंपेयर टू क्रोमियम +3। बस हो गया। मुझे तो अच्छा सा लुईस एसिड चाहिए था, स्टेबिलिटी बन जाएगा मेरा। बना लीजिए। सो कोबाल्ट NH3 होल 6 Cl3 ग्रेटर देन क्रोमियम NH3 होल 6 Cl3 हो गया। ये है। तो सेंट्रल मेटल का एसिडिक देखना है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, लुईस एसिड है, और जितना अच्छा एसिडिक रहेगा उतना बेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक टर्म होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट करके भी टर्म आता है, तो जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा। जैसे आप मान लीजिए थर्ड, अगर आप ऐसा है कॉपर ++ है और यहाँ पे 4 अमोनिया है और ये रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके कुछ कॉम्प्लेक्स बनाया आपने, कॉपर NH3 होल 4 और ++ ऐसे। तो जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम लिखते हैं ना, आप यहाँ भी एरो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप एरो यहाँ पे दे सकते हैं। सो के स्टेबिलिटी कांस्टेंट, एक टर्म बोला गया के स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहिए आप इसको कह सकते हैं, सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ये। So is same as equilibrium constant. So stability constant same equilibrium constant ही है ये। देखिए जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं एग्जैक्टली वैसे ही लिख लीजिए। सो कॉपर NH3 होल 4 ++, ये आप बना लीजिए कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लिखेंगे कॉपर ++, और यहाँ हुआ NH3 और पावर कर लीजिएगा 4। ये हो गया, ये पैटर्न हो गया। ठीक है,
सो अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई रहेगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू है के का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी मैक्सिमम होगा. सो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट इफ के स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अगर ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज, then stability of complex will increase. Then stability of complex will increase. Increases. So k का वैल्यू बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा. So stability proportional to k. सो मान लीजिए 3-4 कॉम्प्लेक्स लिखा हो और लिखा हुआ के का वैल्यू लिखा हुआ स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, तो के का वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा रहेगा वो कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल होगा. तो सिंगल मेटल के लिए तो यही था आपका. लिगेंड, लिगेंड के लिए पढ़ते हैं. फोर्थ में जैसे ये मान लीजिए ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं K2 NiCl4 ऐसे पढ़ रहे हैं. तो यहाँ से जब आप इस Cl माइनस का स्टडी करेंगे, इसमें से Cl माइनस का इसका स्टडी करेंगे, तो इसको आप लोग बोलते हैं लिगेंड. हम लोग जानते हैं लिगेंड डोनर ऑफ लोन पेयर लुईस पेस होगी. सो लोन पेयर का ये डोनर है, ये साइंस का लुईस पेस होगा. ये सो लिगेंड, लिगेंड जो होता है डोनर ऑफ लोन पेयर लुईस बेस हुआ. तो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो फॉर्म करेगा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था, बेस एसिड रहेगा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म बेस, स्ट्रॉन्ग बेस या लिगेंड बेस ही कर लीजिए, फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स. मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स. सो स्ट्रॉन्ग बेस रहता है वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. जैसे कोई एग्जाम्पल से, मैं एग्जाम्पल कोई भी, जैसे इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग में आप पढ़े हुए हैं 7th A में HF, HCl, HBr और HI. ये एक बार नहीं 10 बार पढ़े हुए हैं. 10 बार पढ़ा हुआ आपका कॉपी में कि एसिडिक का ऑर्डर नीचे जाएगा. 10 बार तो मैं दिखा दूंगा आपको. HI इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री. ये हुआ आपका. नाउ जो पैटर्न इसके लिए है वही पैटर्न इसके लिए. अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पढ़ेंगे, सो एसिडिक ऑर्डर नीचे की तरफ जाएगा. सेम पैटर्न, एसिडिक ऑर्डर नीचे जाएगा. नाउ अगर हमें बेसिक चाहिए, इन चारों का बेसिक ऑर्डर चाहिए, तो इन चारों में बेसिक ऑर्डर ऊपर जाएगा. फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. अगर इनका कॉम्प्लेक्स आप बनाएंगे, अगर इनसे रिलेट करके कुछ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आप, जैसे कॉम्प्लेक्स मान लीजिए यही कॉम्प्लेक्स अभी जो बना रहे थे आप. सो नंबर 1, अगर आप कॉम्प्लेक्स बना लें K2 NiF4, दूसरा कॉम्प्लेक्स बना लें K2 NiCl4, थर्ड कॉम्प्लेक्स बना लें K2 NiBr4, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बनाएं K2 NiI4. मान लीजिए इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आप बना लें, 4 कॉम्प्लेक्स बना लें. अब आपको स्टेबिलिटी पूछा जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स. तो स्ट्रॉन्ग बेस अभी आपने लिखा था,
तो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म अभी आपने बनाया था कि स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्ड मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो फॉर्म करेगा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये पढ़ा हुआ था। नो स्ट्रॉन्ग बेस तो आपका फ्लोराइड है, तो इसमें आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे 1 2 3 4। सो ये 1 हुआ, 2 3 4, हो गया। लिगेंड के लिए और रूल है, ठीक है। लिगेंड को पहले आप समझना है कि ये एक लुईस बेस है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, वो बेस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एसिड बेस अरेंज कर सकते हैं। इतना सारा पढ़ा हुआ आपका, ठीक है। नेक्स्ट एक दो डिफरेंट आपको जानना है कि मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। सो नेक्स्ट 2 रूल और है लिगेंड के लिए, कम क्वेश्चन आते हैं बट जो भी हैं 2-3 क्वेश्चन आए हुए तो वो आपको सीखना है। सो 5 में देखिए अमोनिया लिगेंड हुआ, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें अमोनिया लिगेंड है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, द मेटल है और यहाँ पे NH3 है और होल मान लीजिए 6 है और यहाँ पे Cl3 है और अमोनिया लिगेंड है, और कोई इस अमोनिया लिगेंड को जो एक कॉम्प्लेक्स है जिस अमोनिया जिसके अंदर लिगेंड है और ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, ये एसिडिक सोल्यूशन है, कोई एक एसिडिक का मतलब हुआ H+ और सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन में, ठीक है। ये आ चुका है पेपर में और आप समझ में आ जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। तो ये जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स को उठा करके आप जैसे ही इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, ये कॉम्प्लेक्स उठाइए, उठा करके एसिडिक सोल्यूशन में जैसे ही डालेंगे वो हाईली अनस्टेबल, वो कॉम्प्लेक्स फट से क्रैक कर जाएगा, टूट के अलग अलग हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स विच कंटेन अमोनिया लिगेंड आर हाईली अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। क्यों होता है मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स इन सोल्यूशन में गया और अनस्टेबल हो गया। सो आप कॉम्प्लेक्स जिसके पास अमोनिया लिगेंड है हाईली अनस्टेबल इन एसिडिक सोल्यूशन लिखिए, मैं बताता हूँ। which contain ammonia ligand highly unstable in acidic solution. तो हाईली अनस्टेबल होता है, एसिडिक सोल्यूशन में हाई अनस्टेबल होता है। रीजन एकदम आसान है, आप देखिए। आप पहले ये समझेंगे कि अमोनिया जानते हैं कि ये एक लिगेंड है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि एक लिगेंड है, ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, डोनर ऑफ लोन पेयर है। नाउ लिगेंड है क्योंकि इसके पास डोनर ऑफ लोन पेयर का नेचर है, और इसी के डोनर ऑफ लोन पेयर के चलते ये बेस भी होता है, ये बेस H+ आप जानते हैं, साइंस में H+ जो सिंबल आप देखते हैं, H+ को साइंस में हम लोग बोलते हैं कि H+ जो होता है वो एसिड होता है। आप जानते हैं कि साइंस का जो फास्ट रिएक्शन कई टाइप के आपको पढ़ना है, पढ़ चुके हैं, आपको क्या पढ़ना, आप तो सारा चीज़ें पढ़े हुए हैं कि फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तो ये जो एसिड और बेस, ये एसिड बेस रिएक्शन जो होता है ना, ये साइंस का जो एसिड और बेस, एसिड बेस का रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है। और फास्ट रिएक्शन होने के बाद आप जानते हैं कि एसिड बेस फास्ट रिएक्शन होगा और यहाँ बनता है अमोनियम एंड
और ये जो अमोनियम एंड हुआ, अब इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, NH4 प्लस, ठीक है। अमोनियम एंड में यहाँ आप चेक करके देख लीजिए, नो लोन पेयर, कहीं इस पे लोन पेयर नहीं है। और नो लोन पेयर का मतलब नॉट बेस, ये कभी बेस नहीं है। और ये नॉट लिगेंड, ये लिगेंड का काम भी नहीं करेगा, एकदम आसान है। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, काफी फास्ट रिएक्शन है, बहुत फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो अब मैं अमोनिया से बोलूंगा, मान लीजिए, सोचिए ऐसे सोचिए, अगर मेरे पास एक अमोनिया है और अमोनिया, और यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक कोबाल्ट है और +3 है और यहाँ H+ है, ठीक है। सो अमोनिया को मैं 2 चॉइस दूंगा, 2 ऑप्शन दूंगा, बोलूंगा अमोनिया से कि आप दोनों देख लीजिए। इसको मैं बोलूंगा अमोनिया को कि भाई आपको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसको देना है, या इसको 1:0 इस पे देना है। मतलब बस बोल दूंगा अमोनिया को कि आपको दोनों घर में जाना है, एक कोबाल्ट वाले घर में जाना है, एक हाइड्रोजन वाले घर में जाना है। उसको बोला कि आपको 2 घर है, दोनों घर में जाना है। तो आप जानते हैं ये अमोनिया जो है इसके साथ एकदम फास्ट जाएगा, खूब तेज जाएगा, क्योंकि एसिड बेस फास्ट रिएक्शन है। इसको साथ बोलेगा कि बहुत स्लो, एकदम नहीं जाना चाहता है, एकदम नहीं रहना चाहता इसके साथ, क्योंकि ये एसिड और बेस, एसिड बेस साइंस का बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, तुरंत उसको पकड़ना चाहता है। बस इतना चीज़ें आप समझ गए तो आप ये समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई कॉम्प्लेक्स डाला है, ऐसे ये होता क्या है कि आप बताइए, जैसे ही ये एक कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, CO है, NH3 है, होल 6 है, कोई भी कॉम्प्लेक्स Cl3 ऐसे ले लीजिए, ऐसे, और इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ एक सोल्यूशन तैयार करिए, यहाँ एक एसिडिक मीडियम में डाल दीजिए। आप डाल के देख तो लीजिए, देखिए उसके बाद क्या होता है। यहाँ जो है एसिडिक मीडियम, आप कोई एसिडिक मीडियम लीजिए, एसिडिक मीडियम में बहुत सारा एक्सेस H+ होता है, इस मीडियम में इसको आप डाल के देख लीजिए। ठीक, उसको एसिडिक मीडियम में डाल कर देखिए, इमर्ज करिए, देखते हैं। जैसे ही इसको उठाना है और उठा करके इसको इमर्ज करके इसमें डालना है, और डालेंगे जैसे तो कोबाल्ट हो, ठीक है, और यहाँ NH3 होल 6 हुआ, और यहाँ पे Cl3 हो गया। अब ये जो अमोनिया है, अमोनिया देखेगा, अमोनिया देखता है कि अरे यहाँ तो है H+ है, अब बहुत सारा H+ है, एसिडिक मीडियम है, ढेर सारा H+ है इस मीडियम में, बहुत सारा H+, क्योंकि ये तो एसिडिक मीडियम है। तो अमोनिया जैसे ही H+ को देखेगा, H+ को जैसे देखेगा, वो तुरंत इसका साथ छोड़ देगा, ठीक है। इसका साथ, जैसे ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट +3 और H+, अमोनिया किसको लाइक करता है, ज़्यादा लाइक करेगा H+ को। तो अमोनिया फट से जैसे ही देखेगा, अमोनिया क्या करेगा, यहाँ से निकलना शुरू कर देगा, और यहाँ से सारा अमोनिया एक एक करके अमोनिया सारा छोड़ेगा साथ, और सारा अमोनिया, सब 6 अमोनिया जो है वो भाग जाएगा, और भाग करके ऐसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स एकदम क्रैक कर जाएगा। यहाँ से एकदम कोबाल्ट +3 अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग, क्लोराइड अलग, क्लोराइड अलग, और यहाँ 6 अमोनियम आयन बन जाएगा। अब अमोनियम आयन लिगेंड है ही नहीं, लिगेंड है ही नहीं, तो कॉम्प्लेक्स फिर से असेंबल होगा ही नहीं। तो ये जो अमोनिया है वो H+ से यहाँ एकदम फास्ट अट्रैक्ट करता है, इसको छोड़ देगा, तुरंत छोड़ देगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन साइंस के सबसे फास्ट होते हैं। ये कोबाल्ट को छोड़ करके तुरंत एसिड मीडियम, ये जो मीडियम का H+ फट पकड़ना शुरू कर देगा, और पकड़ करके ये अमोनियम आयन बना देगा। तो ये रीजन है कि जैसे ही आप अमोनिया जिस कंटेनिंग लिगेंड, जो कॉम्प्लेक्स है अमोनिया जिसमें लिगेंड है, उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, हाईली अनस्टेबल होगा। कोई भी, सिर्फ उसी की नहीं, कोई भी, जैसे कॉपर अमोनियम सल्फेट आप पढ़ते हैं, पूछता है पेपर में कि कॉपर अमोनियम सल्फेट, कॉपर अमोनियम सल्फेट, आप एक सोल्यूशन ले लीजिए और डाल के देख लीजिए, कोई भी। सो एसिडिक सोल्यूशन, सो एसिडिक सोल्यूशन में आप डाल के देख लीजिएगा इसको। सो एसिडिक सोल्यूशन में बहुत सारा H+ है, यहाँ ढेर सारा H+ है, और ये कॉपर अमोनियम सल्फेट हुआ,
ऐसे ब्रेक करेगा। जैसे ही सोल्यूशन में जाएगा एसिडिक सोल्यूशन में ये क्रैक कर जाएगा और क्रैक करेगा कुछ ऐसा, कॉपर प्लस प्लस हो गया, ये कॉपर प्लस प्लस, ये है सल्फेट SO4 2 माइनस, कॉपर प्लस प्लस और सल्फेट ऐसे। और ये सारा अमोनिया जो है वो एकदम यहाँ से रिलीज करेगा और रिलीज करके ये अमोनिया जो हुआ वो ऐसे, इससे रिएक्शन, ये अमोनिया इससे रिएक्शन, ये अमोनिया इससे रिएक्शन, चारों हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके यहाँ 4 अमोनियम आयन बनाएगा, 4 अमोनियम आयन। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। सो कॉम्प्लेक्स जो हुआ वो अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। सो एसिडिक मीडियम में हाईली अनस्टेबल है ये। तो ये आपको जानना था कि नाउ लिगेंड के लिए एक और है किलेटिंग लिगेंड का कॉन्सेप्ट, आप नोट करिए। एक और पॉइंट है मैं डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस करते हैं और वो लिगेंड के लिए ही है। सो नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, लेकिन मैं मान लीजिए ऐसा कॉम्प्लेक्स मैं ले रहा हूँ, जैसे नंबर 1 ले लिया मैंने, मान लीजिए ऐसे कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ CO और NH3 होल 6 और Cl3, ठीक, ऐसे कर ले रहा हूँ 6। फर्स्ट पॉइंट, तो एक कॉम्प्लेक्स मैंने ये ले लिया और दूसरा कॉम्प्लेक्स ऐसे ले लिया, CO कर लिया और En का होल थ्राइस और Cl3 कर लिया। मैंने मान लिया 2 कॉम्प्लेक्स ले लिए। तो दोनों कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी, अगर नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड अगर बढ़ाइएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी यहाँ सेकंड कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी ज़्यादा है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से। तो क्यों होता है वो मैं डिस्कस करता हूँ। स्टेबिलिटी हमेशा जो ये चिलेटिंग लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, उसके चलते स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू द मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसे ये होगा। सो विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड या बाइडेंटेड लिगेंड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज। मैं रीजन समझा देता हूँ। सो विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तो द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज। of complex will increase. सो नंबर ऑफ लिगेंड आप बढ़ाएंगे और किलेटिंग लिगेंड तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है। और सिंपल आप रीजन यहाँ समझ सकते हैं, इनके ड्राइंग से देख सकते हैं। सो दोनों का अगर मैं ड्राइंग करूँगा अपने आप पता चल जाएगा आपको कि स्टेबिलिटी जो है, जैसे मैं फर्स्ट का अगर ड्राइंग करूँ और ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर मैं ये फर्स्ट वाला फिगर का ड्राइंग करूँ तो कोबाल्ट और ऐसा है आपका, और यहाँ लिगेंड है अमोनिया। आप जानते हैं अमोनिया जो है, आप फिगर जानते हैं कि ये पिरामिडल शेप में अमोनिया रहेगा, तो ये ऐसा फिगर हो गया। अगर मैं पूरा अमोनिया को ऐसे ओपन करूं तो वो ऐसा फिगर हो गया, ये ऐसा। इस टाइप का हुआ। तो आप जानते हैं इसका शेप पिरामिडल शेप है और ऐसा फिगर हुआ इस तरह।
और जबकि दूसरा कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कॉम्प्लेक्स जो जिसके अंदर आप ईएन लिगेंड यूज कर रहे हैं, वो तो आप पढ़े हुए हैं, आज भी पढ़े हुए थे ऑप्टिकल आइसोमर्स में, कि वो लिगेंड अगर ईएन वाला लिगेंड यूज कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा लिगेंड इस टाइप का हो गया। मान लिया आप ईएन यूज कर रहे हैं तो ईएन लिगेंड में ये ऐसे लॉक हो गया, ऐसे ऐसे बंधा हुआ है। देखिए ऐसे ईएन जो है वो ऐसे बंधा हुआ है। देखिए ये इसमें क्या है कि सब चीज़ फ्री है, सारे एटम्स सब फ्री हैं, और फ्री एटम्स होने पे स्ट्रेन आएगा ना, हाई स्ट्रेन होगा, और इसमें लॉकिंग हो गया, सारा एटम को बांध दिया, रस्सी से बंधा हुआ है। ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट, रस्सी से बंधा हुआ है, और बंधे हुए एटम में स्ट्रेन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ये जो हुआ आपका हाई स्ट्रेन, हाई जो है स्ट्रेन ड्यू टू फ्री एटम, फ्री लिगेंड। फ्री लिगेंड नहीं लिखिए, बट हाई स्ट्रेंथ कर लीजिए, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ। और हाई स्ट्रेंथ के चलते ये लेस स्टेबल कर लेंगे कि ये आप एक दूसरे को रिपल्सन करेगा और लेस स्टेबल हुआ। ये जो बांध दिया, रस्सी से बांध दिया कि वो एक दूसरे से रिपल्सन नहीं करेगा, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि लो स्ट्रेंथ, और लो स्ट्रेंथ के चलते ये जो हुआ आपका स्टेबल, उसके कंपेयर में वो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो जैसे जैसे आप किलेटिंग लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ये जैसे इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं। मान लीजिए ऐसे पूछा जाता है, सेकंड पॉइंट नंबर 1 कोबाल्ट हुआ, और क्रोमियम भी ले सकते हैं, NH3 होल 6 है और Cl3 है। नंबर 2 अगर आप लेंगे कोबाल्ट और NH3 का होल 4 और यहाँ EN मैं कर लूँ, और ये हुआ Cl3। नंबर 3 अगर मैं प्लान करूँ कोबाल्ट और NH3 का होल ट्वाइस कर दूँ, और EN का होल 2 कर दूँ, और Cl3 कर दूँ। नेक्स्ट चौथा में मैं अगर प्लान करूँ ऐसा कि यहाँ कोबाल्ट कर दूँ और पूरा EN कर दूँ, EN का होल थ्राइस कर दूँ, और Cl3 कर दूँ, ऐसे प्लान कर दूँ। इस तरह से प्लानिंग 1 2 3 4। अब बताइए चारों में मोस्ट स्टेबल 4 3 2 1। जैसे जैसे किलेटिंग लिगेंड बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बहुत सिंपल सा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, फोर 3 2 1 हो गया, तब इजी से। नेक्स्ट जैसे ये ऐसे पूछा हुआ है कि मान लीजिए कोबाल्ट हुआ और NH3 का होल 6 और Cl3, और इस पे मैंने 3 और EN यूज किया और रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करने के बाद ऐसे इस तरह से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कुछ ऐसा हुआ, CO और EN होल थ्राइस और Cl3 ऐसे, और साथ में यहाँ है 6 अमोनिया ऐसे, इस तरह हुआ। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पूछा गया था ऐसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या आप बताएंगे स्टेटमेंट फॉल्स है।
ये आपको पहचानना है कि ये रिएक्शन लिखा हुआ है और रिएक्शन पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। बताइए। ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, ये एकदम 100% ट्रू है। क्यों, कैसे ट्रू हो गया? तो आप रिलेट कर सकते हैं, आप रिलेट कर लीजिए, खुद रिलेट करिए। तो आप प्रोडक्ट, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर आप कंपेयर कर रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो ये प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो हुआ मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, और अगर मोर स्टेबल हुआ श्योर इसका एनर्जी जो होगा वो लो एनर्जी। ये जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का एनर्जी जो होगा वो लो एनर्जी। सो रिएक्टेंट देखेंगे और प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, सो एनर्जी लो एनर्जी होगा। और आप ग्राफिकली आप जानते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं इसको कैसे भी ग्राफिकली। आप थर्मोकेमिस्ट्री, काइनेटिक, कितने जगह आप पढ़ चुके हैं कि ये है टाइम, प्रोग्रेस और ये एनर्जी। सो आप जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा तो लो एनर्जी, तो ग्राफ आप पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा। तो ये है प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल, और ऐसे रिएक्शन साइंस में ये रिएक्टेंट है। ये रिएक्शन साइंस का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आप पढ़े हुए हैं कि ऐसा रिएक्शन साइंस में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इतना प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है, एनर्जी नीचे रहेगा आपका। तो ये रिएक्शन आपका पढ़ा हुआ है, कई टॉपिक में पढ़ा हुआ है आपका। सो एक्सोथर्मिक है। ये हो गया। नेक्स्ट, तो अगर आप ऐसे ले लेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिगेंड यूज कर रहा हूँ OH माइनस, और यहाँ बोरन है, बोरन +3। फिर से मैं यूज कर रहा हूँ OH माइनस, ये लिगेंड और OH माइनस और OH माइनस। मान लीजिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये लिगेंड है ऐसे। और फिर मैंने यहाँ प्लान किया कि अच्छा ये एक ऐसा इस तरह से प्लान किया कि यहाँ CH2 इनको बांध दिया ऐसे लेकर के, CH2 और O- ऐसे O- कर दिया और O- कर दिया। यहाँ बोरन है +3, ये ऐसे डोनेट कर रहा है, ये यहाँ से डोनेट कर रहा है। फिर से प्लीज वेट। नेक्स्ट, ऐसा होगा, ठीक है। सो इस टाइप का मैंने जो कंपाउंड बनाया, और दो, एक कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2। यहाँ से यहाँ ऐसे बना रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हुआ। अब आप देख के बताएंगे कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में 1 और 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है। आपको स्टेबिलिटी में 2 ज़्यादा स्टेबल होगा। एक किलेटिंग लिगेंड है ना, बाइडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड 4 लिगेंड है, वहाँ बाइडेंटेड लिगेंड है। आप देख रहे हैं कि ये इस लिगेंड को आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड। सो इसमें दो दांत है लिगेंड का, और ये किलेटिंग लिगेंड हो गया, तो स्टेबिलिटी में 2 ज़्यादा बेटर होगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे रिलेटेड ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ये चीज़ें पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, इनऑर्गेनिक में, और यहाँ थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग, तीसरी बार पढ़ रहे हैं। वो IIT में भी 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे थर्ड टाइम फिर से पढ़ेंगे।
सो अभी मैं लिखूंगा, उसमें आपको कई क्वेश्चन आईटी में 3 ही 4 नहीं 5-6 क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। सो एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और 4 बार 5 बार पहले लिखा हुआ, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड आप प्रेजेंट कर सकते हैं H3BO3, या आप लिख सकते हैं इसको B और OH का होल थ्राइस, ऐसे लिख सकते हैं, ये बोरिक एसिड। इसके बारे में बहुत सारा चीज़ें एग्जाम में आते रहता है, वो आप एक एक करके यहाँ नोट करते रहिए। और कुछ एक थोड़ा सा यूनिक प्रॉपर्टी है जो अभी पढ़े थे, उससे रिलेट करना है। फिगर आप बना लेंगे, फिगर काफ़ी फेमस है और वो है बोरन और OH। ये कई टॉपिक में पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं ये 5 बार पढ़ा हुआ है और हम लोग रिपीट कर रहे हैं बार बार। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3 और बोरन का हाइब्रिडेशन होगा sp2। इस तरह ये होगा प्लेनर और 120 डिग्री ये sp2। नो आईटी क्वेश्चन है कि ये फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये इसमें कंडीशन है तो फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है, आप हाइब्रिडेशन टॉपिक में देखेंगे वहाँ पढ़ा हुआ है, ये पढ़ चुके हैं कई बार। वीक एसिड है और मोनोबेसिक एसिड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके बारे में कि ये बोरिक एसिड H3BO3। सो बेसिसिटी 5 बार आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन, बेसिसिटी इज इक्वल टू 1। बेसिसिटी या एक्स फैक्टर 1, लगता है 3 1 2 3 बट एक्स फैक्टर 1 है। इसको बोलते हैं वीक, बहुत वीक एसिड है और मोनोबेसिक एसिड है। तो वीक हुआ, ये काफ़ी वीक है, मोनो बेसिक एसिड। तो ये आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन यहाँ है, एक हाइब्रिडेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कई क्वेश्चन है यहाँ पे और भी कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, वो भी 3 बार पढ़ा हुआ है। ये सब तो 5-5 बार पढ़ा हुआ है। बोरिक एसिड है, ये है आपका, इस तरह से आपको फिगर हुआ। वीक मोनोबेसिक एसिड है। नो यूज इन मेडिसिन, घर में मेडिसिन जो एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन है, बोरो प्लस, क्योंकि नाम जो है बोरिक एसिड इसी से बनता है आपका, तो यूज इन मेडिसिन। जिसमें घर में बोरो प्लस, बोरोलिन। तो मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक जो है वो मेडिसिन में ये यूज होता है, बोरो, जहाँ बोरो आया बोरिक एसिड यूज करना है आपको। ना ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और लुईस एसिड है। अब अगर आप फिगर देखेंगे, आप पढ़ा हुआ है सब चीज़ें, एक एक लाइन इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं बोरिक एसिड, तो वो अभी आंसर आ जाएगा आपको। यहाँ पे आप बॉन्डिंग देखेंगे तो बॉन्डिंग में यहाँ इसके बोरन के पास इलेक्ट्रॉन ओनली 6 है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन 6 है। ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हो, जिसके बारे में बोलते हैं ये एक लुईस एसिड है। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है और ये एक लुईस एसिड है। ये अप्रोटिक एसिड है, प्रोटॉन नहीं डोनेट करता है। इसे आप प्रोटॉन मांगेगा तो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, वो खुद उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, खुद लेस स्टेबल है। 6 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम जानते हैं कि ये लेस स्टेबल होते, लेस स्टेबल है। ये अप्रोटिक एसिड है। ये हाइड्रोजन मांगेगा, एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर है, इसे मांगे नहीं देगा, ये कभी नहीं देगा। पहले तो बोलेगा कि पहले मैं ही खुद अनस्टेबल हूँ, वहाँ पे बोरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो खुद अनस्टेबल है तो दूसरे को क्यों दूंगा। तो इसको अप्रोटिक एसिड बोलेंगे इसको। सब लाइन से क्वेश्चन है, H3BO3, इसको अप्रोटिक। अप्रोटिक एसिड का मतलब नॉट प्रोटॉन डोनर, नॉट प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करता। ये नहीं कि एसिड का प्रॉपर्टी होता है कि प्रोटॉन डोनर करना, तो ये नहीं है। तो अप्रोटिक एसिड नॉट प्रोटॉन डोनर, वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता। तो अप्रोटिक एसिड है, नॉट प्रोटॉन डोनर। ये प्रोटॉन डोनेट ना करके बल्कि एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, ये खोजता है कहीं से लोन पेयर खोजने की कोशिश करता है।
क्योंकि डिफिसेंट है वो सोचेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए। तो ये जितना प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बहुत सारा आईटी क्वेश्चन इसमें आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन, एंगल, शेप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेसिसिटी, एक्स फैक्टर, वीक मोनोबेसिक एसिड है, मेडिसिन में यूज होता है, अनस्टेबल है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट है तो वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, अप्रोटिक एसिड है, बल्कि कहीं से मिलेगा तो लोन पेयर वो एक्सेप्टर है। ये कहाँ से मिलेगा लोन पेयर तो देखते हैं इसको। देखिए मैं हटा देता हूँ उसके बाद। ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा आईटी एडवांस का 2 क्वेश्चन जो एकदम यूनिक टाइप का, अलग टाइप का, वो ये था। ये भी पढ़ा हुआ आपका, देखिए कि जब बोरिक एसिड को मान लीजिए ये H3BO3 है, H3BO3 को आप यहाँ पे वाटर में डालेंगे, क्योंकि कोई भी एसिड चेक करने के लिए हम लोग उसको पानी में डालते हैं और वाटर में डाल कर देखते हैं कि क्या हो रहा है, वो क्या आपको कितना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है या कैसा उसका नेचर है। अब इसको उठा के पानी में डालना है ऐसे। तो जैसे ही वाटर में डालेंगे, देखिए आप समझिए यहाँ पे, ठीक है, ये बोरिक एसिड है, ये है बोरिक एसिड, ऐसे ये बोरिक एसिड है। अब जब आप इसको उठा के पानी में डालिएगा तो पानी में डालते ही देखिए वाटर जैसे ब्रेक करेगा H और OH आयन, ये अपना एक भी हाइड्रोजन नहीं डोनेट करता है, ये नहीं कि अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा। ये पहले क्या करता है कि सबसे पहले तो इसी को खुद बिग प्रॉब्लम है, इसको एक काफ़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन ही है। ये अपना हाइड्रोजन नहीं डोनेट करता बल्कि इसके एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच ले आता है, ऐसे खींच लाएगा, ऐसे खींच के ले आता है। तो ये एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर है, ये अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं करता। कैसे कोई डोनेट करेगा जब वो खुद डिफिसेंट हो, तो कैसे डोनेट करेगा? वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन पकड़ता है और जैसे ये पकड़ेगा, आप जानते हैं इस फिगर को जानते हैं कि ये है बी और OH का होल थ्रेड। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा और चाहिए भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेते ही ये ऐसा फिगर बना देता है, ये है बी और OH का होल 4 और माइनस ऐसे बना देगा और यहाँ से एक H+ निकलेगा, वो भी H+ इसका नहीं है, ये H+ किसका है तो वाटर का है। इसी को बोलते हैं, यही है एसिडिक हाइड्रोजन, यही साइंस का एसिडिक हाइड्रोजन 1 बन गया। सो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 1, यही बन गया बेसिसिटी। यही बन गया साइंस का एक्स फैक्टर 1। ये है बोरिक एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन खुद डोनेट नहीं करता बल्कि OH एक्सेप्ट करके और वो हाइड्रोजन वाटर का वहाँ निकल जाता है, वही एसिडिक हाइड्रोजन बन जाता है। ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ है, इसके बाद भी पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन आईटी का इसके बाद आता है, ठीक है। इसके बाद दो बार आ चुका क्वेश्चन में कि अगर रास्ते में ये बोरिक एसिड है और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने का तरीका, ठीक है, हो गया। अब एडवांस में 2 नए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आईटी एडवांस में बोल रहा है, 2 बार पूछ चुका है कि अगर इस रास्ते में, ठीक है, एडिशन ऑफ ग्लाइकोल, ठीक है, अगर आप एडिशन ऑफ ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, देखिए पढ़ा हुआ सब है, ये तो मैं कॉपी में दिखा दूंगा आपको, 11th क्लास में पढ़ा हुआ, बट यहाँ रिपीट कर लेते हैं, दोबारा करेंगे हम लोग। तो एडिशन ऑफ ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर सिस 1,2 डायल, अगर इसमें रास्ते में अगर ये सब ऐड कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का मतलब ये हुआ CH2OH और CH2OH, ग्लाइकोल का ये मतलब हुआ, ठीक है। ये या इथाइलिन ग्लाइकोल भी वही है, या सिस 1,2 डायोल इसको बोलते हैं। ये है 1,2 डायोल, ऐसे OH OH, दोनों OH एक साइड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ये इस रिएक्शन में ये ऐड करेंगे,
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड विल इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा और अच्छा एसिड हो जाएगा। क्यों होता है, जस्ट लास्ट पॉइंट है, मैं डिस्कस कर देता हूँ। देन एसिडिक स्ट्रेंथ बोरिक एसिड विल इंक्रीज, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। आप लिख लीजिए, मैं बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा हो जाएगा आपको। तो जैसे ही एडिशन ऑफ ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल जैसे ही ऐड करेंगे इसमें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे आप ऐड करेंगे, ऐड करते ही आप ध्यान रखेंगे, ऐड करते ही ये जब बीच रास्ते में ऐड कर देंगे तो इसके जगह जैसे ही ऐड करेंगे, तो ऐड करते ही इसके जगह रास्ते में ये ऐड करेंगे, जैसे ही या रेड कलर से मैं कर दे रहा हूँ, तो जैसे आप ऐड करेंगे तो ये रास्ते में जो है वो इसको चेंज कर देगा, ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, इसके जगह कुछ ऐसा बन जाएगा, ये CH2 और O- और ये CH2O- और यहाँ पे ऐसे ये बोरन बन जाएगा ऐसे, और O- और CH2 और यहाँ पे CH2O- ऐसे बन जाएगा। क्योंकि जैसे आप ऐड करेंगे, ये ग्लाइकोल ऐड करेंगे, इसको हटा के वो वैसा बन जाएगा और ये सब रिलीज करेगा, ये सब सेम है, इसको रिलीज रहने दीजिए, इसको सब सेम रहेगा। अब आप जानते हैं, अभी आप क्वेश्चन पढ़े थे कि इन दोनों में, जैसे ग्रीन कलर में, एक इसमें और इसमें, अगर इन दोनों में आप पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, तो इस ग्रीन कलर इस वाले में और इस वाले में, अभी आपने इससे पहले वाला पॉइंट में पढ़ा था कि मोस्ट स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसका प्रोडक्ट आप जानते हैं कि जिसका प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल हुआ वो रिएक्शन क्या होगा आपका, फास्ट होगा, और फास्ट होगा तो ये मैक्सिमम मिलेगा, खूब मिलेगा, जल्दी जल्दी खूब सारा मिलेगा, और खूब मिलेगा तो एसिड मेरा बढ़ जाएगा। तो ये आईटी क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन तो ये वाला सीधा लाइन का, ये भी पढ़ा हुआ है, ये आप कॉपी देखिए जाके, केमिकल बॉन्डिंग का, बोरन फैमिली, नेविस्टॉट स्ट्रक्चर, बहुत सारा फिगर उसमें पढ़ा हुआ है, मैं क्लास में पढ़ाया हूँ 11th में। तो 12 में तो बहुत सारा चीज़ें रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, तो 12 में जस्ट वही चीज़ है कि जो आप लिगेंड पढ़ रहे थे कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड, ये बाइडेंटेड लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो उससे रिलेट कर देता है आईटी में, इनऑर्गेनिक को रिलेट कर देता है कि जैसे ही ग्लाइकोल डाल दें, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दें, ये बाइडेंटेड दो साइड का लिगेंड है, cis1,2 डाल दीजिए, बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, और इसकी जगह एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल, काइनेटिक का रूल है, रिएक्शन फास्ट होगा, और जब रिएक्शन फास्ट होगा तो मैक्सिमम H+ एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनल। नेक्स्ट क्लास है यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास।